Hello everyone, I am Khushi Sharma, a final year law student, and today we are going to talk about wage theory. So, wages वो remuneration होती है जो कि employer पे करता है to the worker in return for the service rendered by him. वर्कर अगर इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई काम करता है तो उस काम के लिए उसको पेमेंट मिलती है और वो पेमेंट कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर कोई भी अथॉरिटी वगैरह हो सकती है। इट कैन बी एनी मैनेजर और समवन हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे वर्कर। ओके, सो यहाँ पे आप कोई भी सर्विस वगैरह जब रेंडर करते हो बाय हिम यू हैव टू पे द वेजेस। वेजेस डिटर्मिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेबर लॉ का, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। तो जो वेरियस इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वेज थ्योरीज दी टू एक्सप्लेन कि कैसे वेजेस जो है वो डिटरमाइन होंगे इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरीज जो है ये हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देती है। सबसे पहले तो लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं, फेयर वेजेस क्या होती है, लिविंग वेजेस क्या होती है, इंडस्ट्रियल जस्टिस क्या होता है। इन इंडिया वेज डिटर्मिनेशन जो है एक बहुत ज़्यादा ये एक लाइक इकोनॉमिक कंसेप्ट ही नहीं है, पर साथ ही साथ सोशल जस्टिस मैकेनिज्म भी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 14, 21, 39 एंड 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस होती हैं मॉनेटरी कंपनसेशन जो कि पे की जाती है वर्कर को बाय फिजिकल और मेंटल लेबर। वेजेस मे बी पेड डेली, वीकली, monthly, and may include salary, allowance, bonuses, overtime wages, and other benefit. Under this code of on wages 2019, wages include करती हैं वो सारी की सारी remunerations जिनको हम monetary terms में payable करते हैं to an employee। employee कौन होता है? worker, for work done under the employment। तो दो होते हैं, एक होता है employer, एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो ये एम्प्लॉयर होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पे एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय जो होता है वो वर्कर होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, सबसे पहले तो फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करो वर्कर को। दूसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर रखो। तीसरा, इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी मेंटेन रखो। फोर्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर को प्रिवेंट किया जा सके और इम्प्रूव की जा सके एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और इस्टेब्लिश किया जा सके सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट वेज थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सस्टेनेंस थ्योरी ऑफ वेज। तो जो ये वर्ड है ना सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब ये मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सस्टेन, मतलब सस्टेन करना, लाइक इतनी वेजेस आपको मिलना कि आप सरवाइव कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेजेस जो है वो फिक्स्ड होती है ओनली एट द मिनिमम लेवल नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ वर्कर एंड देयर फैमिलीज। मतलब इतनी मिनिमम वेज आप दो कि सर्वाइवल हो सके वर्कर का और उसकी फैमिली का। अगर वेजेस जो है वो इंक्रीज कर दी जाएंगी अबव द सस्टेनेंस लेवल, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, रिजल्टिंग इन ग्रेटर लेबर सप्लाई एंड रिडक्शन इन वेज अगेन। ओके, दस वेजेस जो है वो नेचुरली रिमेन एट सर्वाइवल लेवल। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल लेवल तक की वेजेस आपको पे करनी है, उससे ज़्यादा की आपको वेजेस नहीं पे करनी है। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे, उसकी ज़्यादा की आप वेजेस अगर आप दोगे तो इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अब हम इसकी मेन फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम वेजेस की बात करें सस्टेनेंस थ्योरी की, तो वर्कर को मिनिमम सर्वाइवल वेज ही मिलती है यहाँ पर, और लेबर जो है उसको कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उस जो पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब होगा कि आप वेजेस डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, अगर लेबर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से वेजेस जो होंगी जो पहले आप सर्वाइवल के लिए दे रहे थे, अब वो भी कम कर दोगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेबर इंक्रीज होगी, राइट।
तो ये ऐसा था। और अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता था लेबर को। तो यहाँ पे इतनी एक्सपेक्ट्स के बेसिस पे उनको दी जाती थी वेजेस दी जाती थी। इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय जो था वो मिनिमम पेमेंट पे फोकस करता था। ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अ, ये इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम लाइवलीहुड, और ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस्ड करता है। इसका क्रिटिसिज्म ये था कि सी इफ़ यू टॉक अबाउट सस्टेनेंस थ्योरी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ह्यूमन की डिग्निटी और वेलफेयर की बात तो यहाँ पे की नहीं गई। यहाँ पे लेबर को मेरली एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है, और यहाँ पे उसकी स्किल, एफिशिएंसी, बार्गेनिंग पावर को तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे वेलफेयर स्टेज जो है यहाँ पे अनसूटेबल फॉर वेलफेयर स्टेज। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कर जो है उसको इन सैलरी रिसीव हो रही है टू बाय फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर विदाउट एनी एडिशनल कंफर्ट, तो यहाँ पे ये सस्टेनेंस दिखाता है। अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मेयरली सर्वाइव नहीं कर रहा है, रादर वो अपनी अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आता है वेज फंड थ्योरी। ये दी थी एडविन स्मिथ और जे.एस. मिल ने। ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर जो है वो फिक्स्ड फंड पहले से ही रख लेता है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। वो अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन टोटल वेज फंड अवेलेबल, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। इसके कहने का सो इसके कहने का मतलब ये है कि वेजेस कितनी होंगी, वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर। लेट्स से फंड जो था वो 1 लाख का निकाला। ठीक है। तो जो 1 लाख का फंड निकाला है ना, उसको 100 वर्कर के साथ डिवाइड कर रहे हो तो पर वर्कर जो होगा वो 1000 रुपीज़ की वेज मिलेगी। ठीक है। ये होता है। अब वेज फंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है इन एडवांस, तो यहाँ पे आप कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं कर सकते, बार्गेन नहीं कर सकते कि हमारी जो पे है वो बढ़ा दो या। ठीक है। और यहाँ पे लेबर की जो यहाँ पे इंक्रीज इन लेबर जो है वो वेजेस को डिक्रीज भी कर देगा। लेट से अगर फिक्स्ड फंड जो है आपने 1 लाख का ही निकाला, ठीक है, अब यहाँ पे वर्कर बढ़ के 200 हो गए, तो यहाँ पे तो कम होगा ना। तो ये यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ट्रेड यूनियन जो है वो अपनी वेजेस के लिए जैसे ट्रेड यूनियन जो होती है वो ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि लेबर के लिए बोलती हैं, लाइक उनके लिए नेगोशिएट वगैरह करती है। यहाँ पे वो नहीं कर सकती। ट्रेड यूनियन का काम ही है कि अगर कोई वर्कर वगैरह जो है अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करे तो ट्रेड यूनियन है उनके लिए आवाज़ उठाती है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन बोल ही नहीं सकती कि वेजेस बढ़ाओ, क्योंकि फंड ऑलरेडी फिक्स हो रखा है। ठीक है। तो एडवांटेजेस ये हैं कि ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन लेबर सप्लाई एंड वेजेस को, और सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है टू वेज पेमेंट। इसका क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो एजम्पशन जो है वो पहले से ही की जा रही है फिक्स्ड वेजेस की। बाद में अगर एम्प्लॉय जो है वो वर्कर जो है वो अगर इंक्रीज हो गए तो वेजेस जो होंगी कम पड़ जाएंगी ना बाकी वर्कर के लिए, तो ये अनरियलिस्टिक है। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को वही नेगोशिएशन को एकदम से निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, और ये प्रोडक्टिविटी को कंसीडर नहीं करता। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो डू नॉट ऑपरेट और फिक्स्ड फंड। ठीक है। और फिर एग्जांपल आती है यहाँ पे, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो 10 वही चीज़, अगर एम्प्लॉयर जो है वो 10 लाख सेट असाइड कर देता है कि यस इतनी वेजेस मैं पे करूँगा, तो एम्प्लॉय अगर और 100 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वेजेस जो होंगी वो उसी फिक्स्ड अमाउंट में से डिटरमाइन की जाएगी। फिर हमारे पास आता है रेजिडुअल क्लाइमेटी थ्योरी। अब ये थ्योरी दी थी फ्रेंचेस एवॉल्व करने। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस जो होती हैं वो पे की जाती है फ्रॉम द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये जो थ्योरी है ना, ये एम्प्लॉयर को पूरे तरीके से ही निगलेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि कंपनी पहले या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले अपना रेंट पे करे, इंटरेस्ट पे करे और प्रॉफिट्स देख ले, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा ना वो मिलेगी वेजेस। तो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप रेंट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, प्रॉफिट दोगे, फिर
जो होगा वो लेबर को मिलेगा एज अ वेज। इसके फीचर्स क्या हैं? वर्कर जो है उनको रेजिड्यूअल अमाउंट मिलता है, एम्प्लॉयर जो कैपिटल ऑनर है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और लेबर जो है वो एक लास्ट क्लाइमेटी बन जाता है। इसका क्रिटिसिज्म ये था कि अनफेयर वर्कर वर्क मतलब अनफेयर टू वर्कर्स था, और ये एक्सप्लॉयटेशन को इनकरेज करता है। साथ ही साथ ये लेबर वेलफेयर प्रिंसिपल्स को टोटली अपोज करता है। इंपॉर्टेंस ये थ्योरी हाईलाइट करती है अनइक्वल ट्रीटमेंट फेस्ड बाय द लेबरर इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। So next theory is marginal productivity theory. According to this theory, wages जो थी वो डिटरमाइन की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि वर्कर को पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। फीचर्स यहाँ पे ये हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो वेजेस को डिटरमाइन करता है, स्किल्ड वर्कर जो है उनको हायर वेजेस मिलती हैं, और साइंटिफिक बेसिस फॉर वेज डिटर्मिनेशन। एडवांटेजेस ये हैं इसकी कि ये एफिशिएंसी को इनकरेज करता है, और स्किल डेवलपमेंट को और प्रोडक्टिविटी प्रमोट करता है, और वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्रिटिसिज्म ये था कि मतलब आप प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं कर पाओगे। मतलब ये कि लेट से कोई स्किल्ड वर्कर है और कोई ऐसा वर्कर है जो कि मतलब अनस्किल्ड है, तो अनस्किल्ड वर्कर ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, क्योंकि भाई उसका काम है प्रोडक्ट मतलब लाइक प्रोडक्टिविटी करना। तो स्किल्ड वर्कर जो है वो गाइड वगैरह करता है, पर वो इतना कुछ काम नहीं करता है लेट से। तो ऐसे में आप प्रोडक्टिविटी के चक्कर में आप एक्चुअल स्किल्ड वर्कर को इतना पे नहीं करोगे जितना आप अनस्किल्ड को करोगे, और ये सोशल इनजस्टिस को इग्नोर कर देता है, और वर्कर जो है वो स्टिल रिसीव करता है लो वेजेस डिस्पाइट हार्ड वर्क। एग्जाम्पल, एक हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन जो है वो ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, पर उसको हायर वेजेस मिल रही है देन अनस्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट आ गया, ठीक है। अब फिर हमारे पास आती है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। सो बार्गेनिंग थ्योरी का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेजेस जो हैं वो डिटरमाइन की जाती है थ्रू बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्गर पार्टी होता है जो कि ग्रेटर एडवांटेज जो होती है वो सिक्योर करती है। इसके फीचर्स क्या है? ट्रेड यूनियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है वो वेजेस को इन्फ्लुएंस करता है, और इंडस्ट्रियल नेगोशिएशन जो होती है वो डिटरमाइन करती है रेम्यूनरेशन, मतलब वेजेस कितना मिलेगा। तो ये जो थ्योरी होती है ना, ये हाईली रेलेवेंट है इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन, जहाँ पे यूनियन नेगोशिएट करती है वेज एग्रीमेंट्स को। एग्जाम्पल, अगर कोई वर्कर जो है वो फैक्ट्री में वेजेस इंक्रीज को डिमांड कर रहा है थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग और मैनेजमेंट, तो यहाँ पे नेगोशिएशन के थ्रू वो अग्री कर लेंगे, मतलब आफ्टर नेगोशिएशन वो अग्री कर लेंगे। क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्या है? अगर वीकर यूनियन होगी तो फेयर वेजेस सिक्योर करने में मतलब नहीं हो पाएगा। लेट से ये यूनियन जो है ये बिक गई, ठीक है, तो कहाँ से कर पाओगे वेजेस उनके फेवर में, ठीक है, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्राइक्स अगर नहीं नेगोशिएट कर पाए तो स्ट्राइक्स हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। तो मॉडर्न थ्योरीज जो हैं वो कंबाइन करती है डिमांड और सप्लाई को ऑफ लेबर विद सोशल जस्टिस प्रिंसिपल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली वेजेस जो होती हैं वो मल्टी इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसको ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो फैक्टर्स जो वेजेस को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ वर्क, स्किल एंड क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एम्प्लॉयर कैपेसिटी टू पे। ओके, सो इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, और साथ में ये एक्सेप्टेड थ्योरी है, आज भी ये थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है, और ये एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करती है, और ये सपोर्ट करती है वेलफेयर एंड स्टेट प्रिंसिपल को। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड लाइवलीहुड इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि हमारा मॉडर्न वेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव ऑन वेजेस की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फेयर वेजेस और लेबर वेलफेयर को
जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और प्रमोट करता है। जैसे कि हमारे पास पहला आर्टिकल आ जाता है 39D। अब ये क्या बोलता है, ये प्रमोट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल नंबर 43 सॉरी, ये क्या करता है 43, ये करता है स्टेट को डायरेक्ट, ये डायरेक्शंस देता है स्टेट को कि आपको लिविंग वेज जो है वो सिक्योर रखनी है और डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्किंग भी इंश्योर रखना है फॉर द लेबरर। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पे उनको काम नहीं करवाना है जहाँ पे वो मतलब फिजिकली भी एक्सप्लॉइट हो रहे हो या मेंटली भी एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है रुद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग। पटिशनर जो है वो क्लेम करता है कि डिस्पाइट परफॉर्मिंग सिमिलर ड्यूटीज या कोई एज अदर एम्प्लॉयज उसको लोअर वेज मिल रही है। यहाँ पे इशू ये था कि वेदर इक्वल पे जो था फॉर इक्वल वर्क इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नॉट। तो यहाँ पे जजमेंट ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड 39D, तो ये मिलना चाहिए। ये केस जो है ये स्ट्रेंथन करता है द प्रिंसिपल ऑफ फेयर वेजेस एंड इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। सो विद दिस वी आर डन विद आर वेज थ्योरी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ हमें भूल ना जाए या रह ना जाए। तो सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताई, फिर हमने वेजेस के बारे में बताया जो कि मॉनेटरी कंपनसेशन होती है। इसके बाद हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें फेयर रिम्यूनरेशन, ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल पीस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर, एफिशिएंसी, और उसकी बात की। देन हमने सबसे पहले बात की सस्टेनेंस थ्योरी की। देन फिर हमने बात की वेज फंड थ्योरी की। इसके बाद हमने बात की थी किसकी, रेजिडुअल क्लाइमेटी थ्योरी। एंड देन हमने बात की किसकी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसके सब सेक्शंस में हमारे पास फीचर्स आते हैं, एडवांटेज आते हैं और क्रिटिसिज्म आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। देन हमारे पास आता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। और इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये भी बताना होता है। और फिर हमारे पास आता है केस लॉ। केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ में, तो ये देने ही चाहिए। ठीक है, okay, so that's it for today. I hope you liked my video. If this video helped you, so please like and share and subscribe to my channel. And for more such video, please subscribe. Thank you.